अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सऊदी कॉन्सुलेट की जानिब से, जो कि कराची में वाक़या है सऊदी कॉन्सुलेट, जहाँ पर ज़्यादातर जो है ना वकाला पाकिस्तान में कराची के ही बनाए जाते हैं, इस्लामाबाद के भी बनाए जाते हैं, लेकिन 70 से 80% जो वकाले हैं वो सऊदी कॉन्सुलेट कराची के ही बनते हैं और तकरीबन 10 से 15% जो है ना वो इस्लामाबाद के बनते हैं। क्योंकि तकरीबन 3 हफ्तों से सऊदी कॉन्सुलेट में इसके ऊपर प्रॉब्लम की जो है ना काफ़ी कंप्लेन आ रही हैं, जिसमें कि हम आपको आज ये बताएँगे कि सऊदी कॉन्सुलेट का क्या प्रोसेस है और अगर इसमें आपका ई नंबर इश्यू नहीं हो रहा या मूफ़ा के ऊपर आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, तो उसके मुतल्लक आज हम आपको अपडेट करेंगे। तकरीबन 2-3 दिन से मैं इसी के ऊपर सर्च कर रहा था, लेकिन जो ऑथेंटिक रिपोर्ट है ना, वो मुझे नहीं मिल रही थी, जिस वजह से वीडियो बनाने में तख़ीर हो गई, इसके लिए माज़रत चाहते हैं। तकरीबन 2-3 हफ्ते से मोफा के ऊपर ये प्रॉब्लम चल रही थी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, जिस पे अपॉइंटमेंट इशू नहीं की जा रहे थे और वकाला में भी जो है ना वो प्रॉब्लम आ रही थी। कुछ मैंने सोशल मीडिया पे भी वीडियोज़ भी देखी हैं कि जो डोमेस्टिक वीज़े हैं उनमें उनके वकाले में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन ये डोमेस्टिक वर्कर के लिए प्रॉब्लम नहीं है, ये टोटल जितने भी वीज़े हैं ना अभी सऊदी अरब के जितने भी वो वर्क वीज़े इश्यू करता है, उसमें वो तमाम वीज़ों में जो है ना ये प्रॉब्लम आ रही थी और ये टोटल प्रॉब्लम जो है ना ये सिर्फ़ और सिर्फ़ कराची कॉन्सुलेट सऊदी अरेबिया की जो कराची में वाक़या है, वहाँ पे आ रही है और किसी जगह पे भी नहीं आ रही। उसकी जो मेन वजह बताई जा रही है ना, वो एक तो रमज़ान की वजह से इसमें कोटा बहुत ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि तकरीबन इनका जो टारगेट होता है ना सऊदी कॉन्सुलेट सऊदी अरेबिया जो कराची में वाक़या है, इसका टारगेट मैक्सिमम 800 से 1000 तक है। लेकिन अभी जो इनको एप्लीकेशन तकरीबन डेढ़ माह या 2 माह से मौसूल हो रही हैं, वो उनकी तादाद तकरीबन 2000 से भी ज़्यादा है। तो इस वजह से इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर कुछ काम चल रहा था, जो कि इन्होंने ट्विटर पे भी आगाह किया था। लेकिन सब लोग ट्विटर यूज़ नहीं करते और पाकिस्तान में वैसे भी ट्विटर जो है ना वो बैन है। तो इसकी सबसे ज़्यादा जो कंप्लेन है वो पाकिस्तान से ही आ रही थी। लेकिन अभी इसके ऊपर जो है ना वो काफ़ी अच्छा काम किया गया है। लेकिन अभी इसकी अपडेट जो है ना वो अच्छी है आप लोगों के लिए, जितने भी लोगों ने पाकिस्तान में कराची वकाला के ज़रिए जो वीज़ा अप्लाई किया हुआ है। उसमें एक और मेन इश्यू है जो हम आपसे डिस्कस करना चाहते हैं कि आपका वीज़ा जब भी कराची वकाले के ऊपर बनता है, ठीक है? वकाला नंबर आपका इश्यू होता है और वो कराची में आता है। तो ज़्यादातर जो पाकिस्तान के ट्रैवल एजेंट हैं ना, वो आपसे डॉक्यूमेंट्स लेकर ना आगे फॉरवर्ड तो कर देते हैं, मुकम्मल तरीके से तो नहीं करते। लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम जो है ना वो ये है कि जो आपका अक़द अल-अमल होता है ना, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का या किसी भी वीज़े का, ये ज़्यादातर एजेंट जो हैं ये एक अक़द अल-अमल के कॉन्ट्रैक्ट से ना 5 से 6 वीज़े अप्रूव करवाते हैं। इसके बाद जो पहले हेड थे कराची कॉन्सुलेट के, उनका नाम तो अभी मुझे नहीं मिला, मैंने काफ़ी सर्च भी किया है। लेकिन अभी जो मौजूदा उनके हेड है ना, वो फ़हद अल दयाल हैं और फ़हद अल दयाल साहब के बारे में मैंने रिसर्च की है। फ़हद अल दयाल साहब जो है ना, वो काफ़ी सख्त आदमी हैं। जब से वो बैठे हैं सऊदी कॉन्सुलेट कराची में, उन्होंने इसके ऊपर काफ़ी सख्ती जो है ना वो कर दी थी, क्योंकि जितने भी लोकल एजेंट हैं जिन्होंने एक लाइसेंस नंबर के ऊपर कई-कई ट्रैवल एजेंसियाँ खोली हुई हैं या आगे लाइसेंस बेचा हुआ है, उन लोगों ने ज़ाहिर है अपने पैसे भी पूरे करने होते हैं और लाइसेंस का रेंट भी पे करना होता है। तो वो लोग क्या करते हैं, वो आपसे पेमेंट तो पूरी वसूल करते हैं, लेकिन आपके वीज़े को पेंडिंग में डाल देते हैं, ताकि उनकी कोशिश होती है कि वो एक अक़द अमल के पेपर के ज़रिए 5 से 6 वीज़े या 8 वीज़े अप्रूव करवा लें। लेकिन फ़हद अल दयाल साहब ने जो है ना इसके ऊपर काफ़ी सख्ती बरती, जिसकी वजह से कुछ लोगों के वीज़े ज़्यादा पेंडिंग में चले गए। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपका वीज़ा लगेगा नहीं, वीज़ा आपका लग जाएगा। लेकिन कुछ लोगों का ये इश्यू आ रहा है कि उनका वीज़ा डिले हो रहा है और उसमें कुछ लोगों के मेडिकल भी एक्सपायर हो रहे हैं। हालाँकि एक बात को यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है कि जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स फॉरवर्ड करते हैं ट्रैवल एजेंट के ज़रिए कराची में भेजते हैं, तो अगर तो आपका मेडिकल 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना, वैसे तो 3 महीने की इसकी डेट होती है। लेकिन कुछ मामलात की वजह से, कुछ आपके और डॉक्यूमेंट्स क्लियर होने की वजह से अगर आपके डॉक्यूमेंट्स डिले भी हो जाते हैं, अगर आपके मेडिकल में 10 या 15 दिन भी बाकी हैं, तो इसका भी कोई इश्यू नहीं है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स कराची में कॉन्सुलेट में पहुँच जाते हैं और उनके ऊपर डेट स्टैम्प कर दी जाती है, तो उसके दौरान अगर आपके डॉक्यूमेंट्स 1 महीना भी वकाले कॉन्सुलेट में पड़े रहें, तो आपका वीज़े में कोई इश्यू नहीं आएगा, आपका वीज़ा स्टैम्प हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी वजह ये है कि आपका मेडिकल आपकी गलती की वजह से एक्सपायर नहीं हुआ, वो
सऊदी कॉन्सुलेट की जानिब से एक्सपायर हुआ है। तो इस पे वो कोई इशू नहीं बनाते हैं, लेकिन ट्रैवल एजेंट जितने भी हैं वो आपसे इस बात का भी इशू बनवा के पैसे ले लेते हैं कि आपका वीजा डिले हो गया है, सऊदी कॉन्सुलेट में कोई प्रॉब्लम आ गई है या किसी वेबसाइट पे एरर आ गया, तो उस वजह से आपका मेडिकल अभी दोबारा नया करवाना पड़ेगा। तो मेडिकल जाहिर बात है तकरीबन 15 से 18 हज़ार रुपये, उस पर 20 हज़ार रुपये भी लग जाता है। अगर जिनका मेडिकल फेल होता है, कुछ लोगों ने 50 हज़ार या 60 हज़ार या 1 लाख रुपया दे के भी बाहर से मेडिकल जो है ना वो अप्रूव करवाया होता है, तो उनके लिए ये सबसे ज्यादा मुश्किल होती है। और ये ऐसे लोगों को ही टारगेट करते हैं जिनका मेडिकल पैसे दे के अप्रूव हुआ है। उनसे ये मजीद पैसे इस चक्कर में लेते हैं कि हम अंदर से आपको डायरेक्ट जो है ना वो काम करवा के निकलवा देंगे, लेकिन वो डॉक्यूमेंट्स आपके पेंडिंग में पड़े होते हैं। उसकी वजह यह है कि कराची के वकाले में तकरीबन 70 से 80% जो है ना वीजे आ रहे हैं सऊदी अरब के, उसी वकाले के ऊपर। इस्लामाबाद में ये लोड बहुत ज्यादा कम है, जिस वजह से इस्लामाबाद का काम रेगुलर हो रहा है और कराची का काम जो है ना वो पेंडिंग में जा रहा है। अब जितना भी इनका स्टाफ है वो तकरीबन उनका एक कोटा होता है, यानी आप आसान जुबान में समझ लें कि उनका एक टारगेट होता है कि हमने एक दिन या एक वीक में जो है ना हमारे इतने वीजे अप्रूव करने हैं या इतने हमने वीजे स्टैंप करके ये डॉक्यूमेंट्स वापस जो है ना वो फॉरवर्ड करने हैं। अब उनकी कैपेसिटी जो है वो 800 से लेकर 1000 तक है, बल्कि इससे भी कम है। लेकिन अभी जो उनको एप्लीकेशन मौसूल हो रही हैं डेली की बेस के ऊपर वो 2000 प्लस हैं, 2000 प्लस हैं, जी हाँ। और इस वजह से जो प्रॉब्लम आ रही है रेगुलर में, अब 1000 1200 या 1500 के दरमियान जो है वो पासपोर्ट क्लियर कर रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर जितने भी पासपोर्ट हैं वो टोटल पेंडिंग में जा रहे हैं। अब उनके जितने भी पेंडिंग में पासपोर्ट हैं उनमें एक हफ्ता भी ज्यादा लग सकता है, 2 भी लग सकते हैं, 3 भी लग सकते हैं। लेकिन ज्यादातर जितने भी पेंडिंग में केस जाते हैं, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेगुलर टाइम के मुताबिक 10 से 15 दिन के अंदर क्लियर होकर वापस आ जाते हैं, तो पेंडिंग वाले डॉक्यूमेंट्स में आपको 1 महीना भी लग सकता है। और 1 महीने के बाद क्लियर होने के बाद भी ये डॉक्यूमेंट्स आपकी एजेंसी या ट्रैवल एजेंट के पास आते आते तकरीबन 5 से 7 दिन का टाइम मजीद लग जाता है, क्योंकि ये जितने भी काम होते हैं ये वर्किंग डेज के अंदर आते हैं। इसमें जितनी भी सरकारी छुट्टियां आती हैं या किसी भी त्यौहार की छुट्टियां आती हैं, जैसे अभी रमजान गुजरा था, रमजान में इनका लोड बहुत ज्यादा बढ़ गया था। उसकी मेन वजह यह कि रमजान की टाइमिंग का भी इशू था, और अब ईद की छुट्टियां भी स्टार्ट हो गई हैं। अब ईद की छुट्टियां जितने दिन रहेंगी गालबन जुमेरात तक ये छुट्टियां हैं, या फ्राइडे तक, जुमे तक छुट्टियां हैं, और मे भी सैटरडे और संडे को भी छुट्टी हो जाए। अब पूरा हफ्ता तो ये टोटल काम जो है ना वो पेंडिंग में रहेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट मंडे आएगा उसमें जो है दोबारा ये प्रोसेस शुरू किया जाएगा, और कुछ पेंडिंग केस को सॉल्व किया जाएगा और कुछ जो न्यू केस मसूल हो रहे हैं कुछ उनमें काम किया जाएगा। और इस बारे में हम आपको इस बात पे भी आगाह करना चाहते हैं कि जो आपका अकद अमल होता है, जो लोग ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई करते हैं या उनकी डायरेक्ट किसी के साथ बात होती है, किसी भी सऊदी कफील के साथ, या उनको जॉब ऑफर मिलती है, तो उनका जो अकद अमल होता है उसके ऊपर आपके सिग्नेचर होते हैं। कोई भी वीज़ा आपको इशू किया जाता है, अगर वो पाकिस्तान में आपका वीज़ा आता है तो पहले आपको एक फॉर्म मिलता है या पीडीएफ की शक्ल में वो आपको फॉरवर्ड करते हैं। अकद अमल के ऊपर आपके सिग्नेचर होते हैं, वो अप्रूव होता है, उसमें एक बार कोड भी होता है बाकायदा। तो बराए मेहरबानी आप अगर इस बात को समझते हैं या आप ऑनलाइन खुद अप्लाई करते हैं, जाहिर है अगर आप खुद ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं तो आप अपना अकद अमल भी ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। तो बराए मेहरबानी जब भी आप अपने डॉक्यूमेंट्स किसी भी ट्रैवल एजेंट के हवाले करते हैं तो उसे ये बात क्लैरिफाई करें कि मेरे भाई हमारा वीज़ा ये इस किस्म का वीज़ा है और हमारा ये अकद अमल हुआ है। और बराए मेहरबानी मुझसे 5000 या 6000 रुपये आप अभी पे करवा लो, ताकि जो बाद में दिक्कत आएंगी मुझे उनका सामना ना करना पड़े। क्योंकि ट्रैवल एजेंट लोग सारे नहीं, इल्ला माशाल्लाह कुछ लोग अच्छे भी हैं और ईमानदारी से काम भी करते हैं, लेकिन ज्यादातर जो ट्रैवल एजेंट है ना वो इसी चक्कर में आपको डिले कर देते हैं, आपके मेडिकल भी एक्सपायर करवा देते हैं, और कुछ के मेडिकल ट्रैवल एजेंट के पास ही एक्सपायर हो जाते हैं। क्यों? अभी जो फहद साहब बैठे हुए हैं जो सऊदी कॉन्सुलेट में, उनका बयान भी आया था, उनका मैंने ट्वीट भी चेक किया। अगर मेरा ट्वीट ओपन हो गया ट्विटर, क्योंकि अभी मैं पाकिस्तान में हूँ, 2-3 दिन के अंदर जो है ना मैं वो सऊदी रियाद में पहुंच जाऊंगा, सऊदी अरब में। अगर मेरा ट्विटर जो है ना वो ओपन हो जाता है तो उसकी स्क्रीनशॉट भी मैं वीडियो में ऐड कर दूंगा। तो बराए मेहरबानी आप इस बात का खास ख्याल रखें और इस पूरी बात को समझें और वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आप मुकम्मल रहनुमाई हासिल कर सकें। क्योंकि इस बात को समझना जरूरी है कि आपके मेडिकल में कितने दिन बाकी थे और आपके डॉक्यूमेंट्स कितने क्लियर थे। अगर तो आपके डॉक्यूमेंट्स 100% 90% क्लियर हैं, तो आप जब भी अपने डॉक्यूमेंट्स ट्रैवल एजेंट के हवाले करते हैं सबसे पहले अपना अकद अमल जो है वो ऑनलाइन चेक करें। उसके बाद आप उससे डायरेक्टली क्लियरली बात करें कि भाई मेरे तमाम डॉक्यूमेंट्स क्लियर हैं, आप मेरे डॉक्यूमेंट्स को फॉरवर्ड करें ताकि मेरा प्रोसेस स्टार्ट हो सके। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स ठीक टाइम पर ठीक डेट के ऊपर कॉन्सुलेट सऊदी के पास पहुंच जाते हैं, अगर किसी वजह से या किसी वेबसाइट की प्रॉब्लम की वजह से या और किसी भी बिना के ऊपर आपका काम डिले होता है,
तो उसके जिम्मेदार आप नहीं होंगे, वो सऊदी कॉन्सुलेट होगी। अगर आपका मेडिकल या कोई भी डॉक्यूमेंट एक्सपायर हो जाता है तो उसकी आपके ऊपर किसी किस्म की कोई जिम्मेदारी नहीं आएगी, वो एक्सपायर के ऊपर ही आपका वीजा अप्रूव करेंगे। क्योंकि इसके मुतालिक मैंने कंप्लीट जो है रिसर्च की है, उसमें सऊदी कॉन्सुलेट किसी किस्म का इशू भी नहीं बनाता और वो आपसे पैसों की डिमांड बिल्कुल भी नहीं करते, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्स उनकी वजह से एक्सपायर हुए हैं और वो एक्सपायर मेडिकल के ऊपर ही आपका वीजा इशू करते हैं। अगर तो आपके ट्रैवल एजेंट की वजह से या उसकी गलती की वजह से आपके डॉक्यूमेंट्स या आपका मेडिकल कोई भी चीज आपकी एक्सपायर होती है, उसकी बिना ये है, उसकी भी आपको तफसील बताता चलो कि अब जो अकद अमल है, अब ज्यादातर जो सऊदी अरब में डोमेस्टिक वर्कर हैं वो उसके वीजा ज्यादा अप्रूव किए जा रहे हैं। और कुछ फर्दी मुसस्से के बारे में भी आपको मालूमात एक और वीडियो में मुकम्मल तफसील में बताऊंगा कि ये फर्दी मुसस्सा और जो दूसरा मुसस्सा बड़ा महीना है, इसमें क्या फ़र्क है। इसके मुतल्लिक हम आपको एक तफसीली वीडियो जो है ना वो अपलोड कर देंगे, तो आप उससे रहनुमाई हासिल कीजिएगा। अब ये जो ट्रैवल एजेंट है, ये अकद अमल, अगर आपकी ऑनलाइन जॉब अप्लाई हो गई है, आपको किसी जॉब की ऑफर मिल गई है सऊदी अरब में, आप उनके साथ अकद अमल करते हैं। अब ट्रैवल एजेंट साहब क्या करते हैं, अगर तो सऊदी कौंसलेट में अगर कोई सख्त ऑफिसर बैठा हुआ है तो वो तो इस मामले को रिजेक्ट कर देता है, वो आपके डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट करके पेंडिंग बॉक्स में डाल देता है। अब उसमें आपके 3 महीने भी लग सकते हैं, 4 माह भी लग सकते हैं और 5 माह भी लग सकते हैं। उसकी वजह यह है कि अब ट्रैवल एजेंट जितने भी हैं बड़े बड़े, ये वेट करेंगे कि कौंसलेट का हेड छुट्टियों पे कब जाता है और इसकी जगह पे कोई और आदमी बैठता है, तो फिर ये अंदर का कोई आदमी निकालते हैं जिसको टोटल पेमेंट कर ये आपके पेंडिंग केस जो है वो क्लियर करवा लेते हैं। लेकिन उसमें नुकसान आपका होता है, ट्रैवल एजेंट का कोई नुकसान नहीं है। आपको 2-3 माह या 4 माह में आपका काम तो हो जाएगा, लेकिन डिले होगा और बहुत ज्यादा डिले होगा। लेकिन अगर आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर हैं, आपका मेडिकल अप्रूव है और आपके पास अकद अमल का पेपर मौजूद है या उसका पीडीएफ मौजूद है, उसके ऊपर बाकायदा आपके सिग्नेचर हुए हैं, आपका एग्रीमेंट तय हो गया, तो आपके वीजे में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती है। वकाले में कुछ प्रॉब्लम आई थी, लेकिन रमजान के स्टार्ट में उन्होंने उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा जितनी भी उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, उन्होंने तमाम को अपडेट किया है, अबशर को भी अपडेट किया है। अगर तो आप सऊदी अरब में रहते हैं या पहले रह के आ चुके हैं तो आप अबशर को भी समझते हैं, कीवा को भी समझते हैं। कीवा की जो न्यू अपडेट इन्होंने लेबर लॉ में कानून में चेंजिंग की थी, उसके मुतल्लिक हमने एक वीडियो बनाई थी। उस पे मजीद जो कवानीन में तब्दीलियां की गई हैं उसके ऊपर भी हम एक और वीडियो बनाकर, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको हर वीडियो के नीचे मिल जाएगा। जो भी रिलेटेड वीडियो होगी उसके टोटल लिंक जो है ना वो यूट्यूब पे डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेंगे, आप उनसे मुकम्मल रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा जितनी भी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट थी ना, जैसे आप अबशर को ले लें, क्योंकि अबशर इनकी मेन जो है ना ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसके ऊपर आपका मुकम्मल जो है ना बायोडाटा मौजूद होता है, चाहे आप सऊदी हैं चाहे आप गैर मुल्की हैं। आपके इकामे नंबर के ऊपर अबशर को ऐड किया जाता है, फिंगरप्रिंट आपका लगता है, आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर लगता है। लेकिन अगर आप पहली दफा सऊदी अरब जा रहे हैं तो इंशाल्लाह ताला आपको वहां पे पहुंच के भी इन सारी बातों की समझ आ जाएगी। उसके बारे में भी हम आपको एक तफसीली वीडियो बनवा देंगे, ताकि जो लोग नए जा रहे हैं सऊदी अरब में उनको जाने से पहले जो तमाम मामलात हैं इनका इल्म हो सके। लेकिन कीवा की जो ऐप आ रही थी, कीवा की ऑफिशियल वेबसाइट और कीवा की एप्लीकेशन एप्लीकेशन तो आप रजिस्टर्ड नहीं अभी कर सकते, क्योंकि आपके पास इकामा आईडी नहीं है। जो लोग वहां पे रह रहे हैं उनके पास इकामा आईडी है, वो कीवा से बासानी सब कुछ चेक कर सकते हैं, क्योंकि उसमें लैंग्वेज की प्रॉब्लम भी नहीं है, इंग्लिश भी अवेलेबल है, अरबी भी अवेलेबल है। और अभी वो मजीद लैंग्वेज भी इसमें ऐड कर रहे हैं, जैसे हिंदी, उर्दू और बंगला लैंग्वेज है ना, वो भी इसमें ऐड कर देंगे। और बाकी वकाले की रही बात, वकाले का इशू हम डिस्कस कर रहे थे, हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। वकाले में तकरीबन 3 से 4 हफ्ते पहले प्रॉब्लम्स आई थी। इस बात की मैंने मुकम्मल तहकीक की है, इसको सर्च किया है मैंने, सऊदी वेबसाइट के ऊपर भी चेक किया है, लेकिन वो अभी क्लियर हो चुकी है। वकाले में अभी किसी किस्म का कोई इशू नहीं आ रहा। अगर तो आपका ये नंबर इशू हो चुका है तब तो आपका कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आपका वीज़ा पाकिस्तान में मौजूद है कौंसलेट के अंदर, आपके डॉक्यूमेंट्स अगर तो जमा हुए हैं, तो मे बी आपका अगर डिले हुआ है काम तो आपके डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग में चले गए हैं। लेकिन अब आप अपने ट्रैवल एजेंट से रब्ता कीजिए, उनसे बात कीजिए कि मेरे भाई, मेरे अगर डॉक्यूमेंट्स क्लियर थे तो ये पेंडिंग में क्यों चले गए हैं। उसकी दो वजूहत हो सकती हैं, या तो आपके ट्रैवल एजेंट ने आपके डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग में इसलिए डलवाए हैं कि वो आगे पैसे मुकम्मल पे नहीं कर रहा। दूसरी वजह ये हो सकती है कि कराची में इस वक्त रश बहुत ज्यादा है कौंसलेट के अंदर, एप्लीकेशन इंतहा कि उनके पास पेंडिंग पड़ी हुई हैं। दूसरी वजह वो भी हो सकती है, अगर तो आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स क्लियर हैं तो इसमें ट्रैवल एजेंट की गलती नहीं है, क्योंकि उसने अगर आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स फॉरवर्ड किए हैं तो वो रश की वजह से पेंडिंग में पड़े हैं। और अभी इंशाल्लाह 1 हफ्ते के बाद मे भी
आपका नंबर आ जाए या आपका चांस लग जाए। आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो वर्किंग में आएंगे जैसे ही आपका काम क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर आपको मालूम है कि आपके डॉक्यूमेंट्स अंडर प्रोसेस थे या मेडिकल में कोई इशू था या ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है, तो फिर आपका काम जो है वो तकरीबन 2-3 माह तक डिले हो सकता है। मे बी इससे पहले भी आपका लक लग जाए। पेंडिंग केस में भी कुछ मामला ऐसे होते हैं कि अगर आपका एक केस पेंडिंग में चला गया, उसके बाद आपके जमा करवाने के 300-400 नंबर बाद भी अगर कुछ लोगों के केस पेंडिंग में चले गए हैं, मे बी दोबारा जब पेंडिंग केस रिन्यू होते हैं उसमें बाद वालों का नंबर पहले आ जाए लेकिन आपका नंबर बाद में आए। इतनी ज्यादा डरने की कोई बात नहीं है, इंशाल्लाह ताला सारे मामला क्लियर हो जाएंगे। अभी ईद की छुट्टियों में वो मजीद इसको अपडेट करेंगे, मजीद वो चेक करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में भी छुट्टियां शुरू हो गई हैं और सऊदी अरेबिया में भी छुट्टियां शुरू हो गई हैं। इन छुट्टियों के दौरान ही वो इस मामले को चेक करेंगे, जितने भी केस पेंडिंग है उसको रिन्यू करेंगे और उन पे वो काम जरूर करेंगे। जैसे ही छुट्टियां खत्म होगी आपके पेंडिंग केस इंशाल्लाह ताला वो जल्द से जल्द क्लियर किए जाएंगे। इसके अलावा ट्रैवल एजेंट से आप रब्ता करें, उनसे पूछें कि मेरे भाई अगर तो आपके मेरे डॉक्यूमेंट्स आपके पास पड़े हुए हैं फिर भी मुझे क्लियरली बताओ। अगर आपने मेरे डॉक्यूमेंट्स फॉरवर्ड कर दिए हुए हैं, वो पेंडिंग में है या वो वर्किंग में है, तो इसकी मालूमात तो आपको आपका ट्रैवल एजेंट ही दे सकता है। बाकी आपका जो मामला है वो इंशाल्लाह ताला जरूर क्लियर होगा और जल्दी से जल्दी क्लियर हो जाएगा। और अभी आज संडे का दिन है, इंशाल्लाह ताला आज और कल मंडे है, इसके मुतालिक मैं और मजीद रिसर्च कर रहा हूँ। तो इसके मुतालिक अगर और कोई भी अपडेट होती है कि आपका अगर केस पेंडिंग में है या आपका केस वर्किंग में है या आपका वकाला कंप्लीट है या आपका अकद अमल क्लियर हो चुका है या नहीं हो चुका, उसके मुतालिक मैं आपको एक और डिटेल वीडियो जो है ना वो इंशाल्लाह 1-2 दिन के अंदर शेयर कर दूंगा, ताकि आपकी मजीद रहनुमाई हो सके। और किसी भी किस्म का सवाल है तो आप इंशाल्लाह ताला कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका जवाब इंशाल्लाह उसके रिलेटेड कोई भी अगर वीडियो मौजूद होगी उसका लिंक आपको शेयर किया जाएगा। अगर वीडियो नहीं होगी तो उसके मुतालिक मैं आपको नई वीडियो बना के उसके मुतालिक आगाह कर दूंगा। आपका वक्त देने का बहुत शुक्रिया। मेरा ये चैनल न्यू है, मेरा जो पुराना चैनल था वो ब्लॉक हो चुका है, उसमें 2-3 इशू आए थे लेकिन टाइम पे मैंने उसको रिव्यू नहीं किया जिसकी वजह से वो मेरी गलती थी। तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए और इंशाल्लाह ताला आपको ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन इस चैनल के ऊपर प्रोवाइड करूंगा। मेरी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात आप लोगों तक पहुंचाई जा सके। जो लोग नए वीज़े पर जा रहे हैं या कुछ लोग जो उधर मौजूद हैं सऊदी अरेबिया में या गल्फ़ की और कंट्रीज़ में, उनके मुतल्लिक आपको मज़ीद रहनुमाई अता की जा सके। तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बराए मेहरबानी वीडियो को शेयर कीजिए उन लोगों तक जिनको इन मामलात का नहीं पता, ताकि कोई भी अगर नया आदमी सऊदी अरब से पाकिस्तान के लिए वीज़ा अप्लाई करता है या वो किसी और से वीज़ा मंगवाता है तो उसके लिए भी रहनुमाई हो सके। और बाकी इंशाल्लाह वीज़े का क्या प्रोसेस है, कौन कौन से वीज़े सऊदी अरब से इशू किए जाते हैं और उनका क्या प्रोसेस है, उनकी कितनी फ़ीस है। पाकिस्तान में वीज़े सऊदी अरब के बहुत ही महंगे दामों में बेचे जाते हैं, उसके मतलब भी इंशाल्लाह आपको गाइड किया जाएगा कि आप वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं या ओरिजिनल जो गवर्नमेंट की फ़ीस है वीज़ा अप्लाई करने के लिए वो कितनी है, और कुछ सऊदी अरब में मौजूद लोग आपको कितने का वीज़ा जो है ना वो सेल करते हैं। इसके मतलब भी आपको इंशाल्लाह ताला बताया जाएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।